हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है यकृत यानी कि लीवर। तो ध्यान रखिएगा, इससे मैंने क्वेश्चन जितने भी लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर यकृत से लीवर से कोई भी एक क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं बार बार कहती हूँ कि अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हिपाटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हिपाटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यकृत कोशिका को क्या कहते हैं? यकृत कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हेपेटिक कोशिका। यकृत कोशिका को हेपेटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, सर्वाधिक पुनः कोशिका का निर्माण की क्षमता किसमें होती है? सर्वाधिक पुनः निर्माण कोशिका निर्माण की क्षमता किसमें होती है? तो इसका आंसर है हेपेटिक कोशिका में। हेपेटिक कोशिका में पुनः निर्माण की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यकृत को पुनः बनाने में कितना समय लगता है? यकृत को पुनः बनने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 21 दिन। यकृत को पुनः बनने में 21 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है 5, यकृत को हम किसी दूसरे को कितने प्रतिशत दान दे सकते हैं? यानी कि जो यकृत हमारे बॉडी का पार्ट ऐसा भी है कि जिसको हम डोनेट भी कर सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि यकृत को हमको किसी दूसरे को देना होता है तो वो कितना प्रतिशत हम दान कर सकते हैं? तो ये आपका है 70 से 80% हम किसी को लीवर डोनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है 6, मानव का सर्वाधिक भारी व बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव का सर्वाधिक भारी व बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट है 7वां, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है आपका यकृत। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत है। नेक्स्ट है 8वां, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका त्वचा। ध्यान रखिएगा, वो आपका इंटरनल पार्ट था। मानव शरीर का आंतरिक अंग कौन सा था? तो वो आपका यकृत था। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है तो ये हमारी त्वचा है। ये देखिए एग्जाम पीजीटी में शायद ये पूछा था, यूपी, ठीक है, यूपी पीजीटी में पूछा था। चलिए नेक्स्ट है यकृत। 9वां, यकृत में कौन सा पोषक तत्व संग्रह होता है? यकृत में कौन सा पोषक तत्व का संग्रह होता है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। यकृत में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। नेक्स्ट है 10वां, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये है इसका आंसर यकृत। जैसे आपका ऊर्जा का पावर हाउस या ऊर्जा का केंद्र या ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, उसी तरह ये आपका कार्बोहाइड्रेट का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये हमारा यकृत है। नेक्स्ट है पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर है यकृत से। पित्त का स्राव यकृत से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12वां, यकृत द्वारा स्रावित किया गया पित्त कहाँ जमा होता है? यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ जमा होता है? तो ये यकृत में, सॉरी यकृत नहीं होगा, यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ जमा होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे से लगा हमारा एक पित्ताशय होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, वो सारा यहाँ पे, ये यकृत नहीं होगा, ये गॉल ब्लैडर पित्ताशय, ठीक है, हमारे लीवर से लगा हुआ पित्ताशय होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो उसी में आपका ये सारा पित्त इकट्ठा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे यकृत नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट है पित्त का रंग कैसा होता है? पित्त का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर है पीला हरा। पित्त का रंग पीला हरा होता है। नेक्स्ट है पित्त का रंग पीला क्यों होता है? पित्त का रंग पीला क्यों होता है? तो इसका आंसर है बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन के कारण ये पित्त का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है पित्त की प्रकृति कैसी होती है? पित्त की प्रकृति कैसी होती है? तो पित्त की प्रकृति आपकी क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है 16, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर है 7.7। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 7 से कम होता है तो वो आपका अम्लीय होता है और 7 से अधिक होगा तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो पित्त का मान आपका 7.7 है। नेक्स्ट है 17, पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? पित्त में जल की मात्रा
कितनी होती है, तो इसका 80 से 90%, 80 से 90% पित्त में आपके जल होता है। नेक्स्ट है 18, पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण आपका पित्त का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है। इमल्सीकरण क्या है? ये आपको जो फैट होता है, जो वसा होता है, उस जो हम भारी बड़े बड़े रूप में, अणु के रूप में हम वसा को खाते हैं, इंटेक करते हैं, वो आपका पित्त जो होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, तोड़ता है, तो उसी को कहा जाता है इमल्सीकरण। तो पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण करना है। नेक्स्ट है 19, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट है 20, यकृत का वजन कितना होता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। यकृत का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर है 1.5 से 2 kg, 1.5 से 2 kg इसका यकृत का वजन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21, यकृत का आकार कैसा होता है? यकृत का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के जैसा यकृत का आकार होता है। नेक्स्ट है 22, यकृत कहाँ स्थित होता है? यकृत कहाँ स्थित होता है? तो यकृत हमारे उदर के ऊपर दाईं ओर, उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है, उदर के ऊपर दाईं ओर स्थित होता है। नेक्स्ट है 23, यकृत में कौन से प्रोटीन का उत्पादन होता है? यकृत में कौन से प्रोटीन का उत्पादन होता है? तो यकृत में फाइब्रोनोजेन और हिपैरिन का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट है फाइब्रोनोजेन क्या करता है? फाइब्रोनोजेन क्या करता है? तो फाइब्रोनोजेन हमारे रक्त को थक्का बनाने में सहायक है, ठीक है। फाइब्रोनोजेन क्या होता है? जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो ये फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन होता है, यही जो कट जाता है तो ये हमारे खून को थोड़ी देर बाद ये जमा देता है। तो यही इसका कार्य है कि बाहर वो बहता है, लेकिन ये नहीं लगा, अगर ये नहीं होगा तो खून लगातार बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो फाइब्रोनोजेन के कारण ही चोट लगने पे हमारे ब्लड बाहर की तरफ निकलता नहीं, थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इंपॉर्टेंट लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हिपैरिन का क्या कार्य होता है? हिपैरिन का क्या कार्य होता है? तो हिपैरिन शरीर के अंदर आपको थक्का नहीं जमने देता। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलत है। शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं जमने देता, यहाँ पे हो जाएगा शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को थक्का नहीं जमने देता। अगर ये हिपैरिन नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर ही क्लॉटिंग होने लगेगा। तो हिपैरिन के कारण ही ये हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है। चलिए नेक्स्ट है 28, शरीर का ताप बनाए रखने में कौन सहायक है? शरीर का ताप बनाए रखने में कौन सहायक है? तो इसका आंसर है यकृत। शरीर का ताप बनाए रखने में यकृत सहायक है। नेक्स्ट है 29, यदि भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच करनी हो तो वह कहाँ से होती है? तो यकृत से है, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी बंदा उसकी मतलब किसी ने सुसाइड किया या किसी ने उसको मार दिया है, तो उसकी मृत्यु कैसे हुई है यह पता लगाने के लिए कहीं अगर किसी को शक होता है कि इसको जहर दे के मारा गया है, तो उसकी लीवर के ही टेस्ट लिया जाता है, लीवर की ही जांच की जाती है। क्योंकि लीवर क्या करता है कि किसी भी अगर कोई भी जैसे बाहरी कोई बैक्टीरिया हुआ या कोई भी जो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल चीज़ नहीं है, वो सबसे पहले हमारे यकृत पे क्या करता है, उसको कंट्रोल कर, उसको वहीं रोक देता है, उसका असर नहीं पड़ने देता हमारी बॉडी पे। तो वो हमारा यकृत से ही पता चलता है। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट है 30, यकृत का जूस कहाँ जाता है? यकृत का जूस कहाँ जाता है? तो डेडुनम में। यकृत का जूस आपका डेडुनम में जाता है। जो यकृत यानी कि आपका जो ये निकलता है पित्त रस, ये आपका डेडुनम में आता है, जो हमारी पाचन क्रिया में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट है 31, मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। नेक्स्ट है, मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? मृत आरबीसी को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर है यकृत। यकृत हमारे जो आरबीसी जो हमारे नष्ट मर जाते हैं तो उनको नष्ट करने का काम करता है यकृत। चलिए नेक्स्ट है 33, मानव शरीर के विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? मानव शरीर के विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो ये कार्य यकृत ही करता है।
नेक्स्ट है 34 सेकेंड। नेक्स्ट है 34 हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट है एंटीजन व एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? एंटीजन व एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो वो यकृत में होता है। नेक्स्ट है 36 अत्यधिक शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अत्यधिक शराब पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो है यकृत। ज़्यादा शराब पीने का असर क्या होता है? हमारा लीवर खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 37 अत्यधिक शराब के सेवन से होने वाले रोग को का नाम बताइए। अत्यधिक शराब के सेवन से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो आपका वो रोग है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस आपको जब ज़्यादा शराब पी लेते हैं कोई तो उसको लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है 38 मानव यकृत कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो इसका आंसर है 4। मानव यकृत 4 पिंडों में विभाजित होता है। नेक्स्ट है 39 सिरोसिस रोग किस अंग में होता है? सिरोसिस रोग किस अंग में होता है? तो ये आपका यकृत में होता है। जैसे कि नाम ही पे यहाँ पे है, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 पीलिया रोग कौन से अंग प्रभावित होता है? पीलिया रंग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, पीलिया रोग में आपका यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, तुम्हारे आज के वीडियो का प्रश्न है हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? इसका आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और पिछले वीडियो का उत्तर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से आंसर चेक कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जैसा कि आप लोग पता नहीं जानते कि नहीं जानते हो, मैं वाराणसी से हूँ और वाराणसी में भी सिचुएशन बहुत बुरी है। तो प्लीज़ आप जहाँ भी रह रहे हो, हर जगह देख रहे हो, आप न्यूज़ देख रहे होगे कि हर जगह प्रॉब्लम हो रही है और ऑक्सीजन को लेके। तो जितना से ज़्यादा हो, जैसे हम सब ही फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, तो मैं आप लोग से एक चीज़ कहूँगी कि फिजिकल एजुकेशन होने के जब आप हो तो आप लोग को योगा की जानकारी होगी, तो योगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कीजिए। उसमें से खास तौर से प्राणायाम कीजिए, अपने भी कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर को भी कराइए। प्राणायाम इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति हुआ, भ्रष्टिका प्राणायाम हुआ, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने लिए, अपने घर वालों को लिए आधा घंटा का समय आप ज़रूर दीजिए। 30 मिनट आप खुद भी प्राणायाम कीजिए और अपनी फैमिली को भी करवाइए, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसको कोरोना नहीं भी है उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है, उससे बीमारियां बढ़ के जो उसकी पुरानी बीमारियां हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के कारण वो बीमारियां बढ़ जा रही हैं और लोग नहीं बच रहे हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए, हम फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, हमें ट्राई करना चाहिए अपने लेवल पे कि कम से कम हमारी फैमिली सही रहे। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम, कुछ नहीं किसी को समझ में आता, जैसे आपके फैमिली मेम्बर कोई बड़े हैं, बूढ़े हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो अनुलोम विलोम सबसे ईजी है। कम से कम उनको आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो ज़्यादा, जितना हो सके उनसे अनुलोम विलोम ज़रूर करवाइए। ठीक है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। तो प्लीज़ अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कीजिए। और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, जो भी मैं वीडियो देती हूँ उतने उसमें आप लोग को पसंद नहीं कर रहे हो क्या। लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है, मेरा वीडियो कोई ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं बनता है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा।